स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रेरणिक प्रभाव की। प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसकी बात करेंगे। प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो इसको समझ लेते हैं। प्रेरणिक प्रभाव जो है वो केवल सहसंयोजी आबंध में देखा जाता है और सहसंयोजी आबंध में भी एकल आबंध में देखा जाता है, जिसे आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है। तो इसकी हम शुरुआत करेंगे, बात करेंगे हम ध्रुवीय की। ध्रुवीय यानी कि पोलर और अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर। यहाँ पे हमने दो शब्द लिखे हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो कुछ यौगिक जो हैं वो ध्रुवीय होते हैं और कुछ होते हैं अध्रुवीय। जैसे जल जो है वो कैसा है, ध्रुवीय है। ठीक है। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय से हमारा क्या अर्थ रहता है, किस शब्द को प्रदर्शित करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दो हमने गोले बना दिए हैं, एक गोला ये बना दिया है और एक गोला ये बना दिया है। तो ये बिल्कुल गोल है, ठीक है। और इनको हमने यहाँ पे मिलाया, इनको यहाँ पे मिलाया तो भी ये दो गोले इस तरीके से बने हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से बन गए, तो इसमें कोई ध्रुवता पैदा नहीं हुई है। इनके साइज जो थी गोल थे वो गोल ही बने रहे हैं, ठीक है। और इनके साइज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो गोल थे वो गोल ही बने रहे। इसीलिए इनको कह दिया है अध्रुवीय। क्या कहा है? अध्रुवीय कहा जाएगा। साइज में चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरे गोले ले लेते हैं और एक हमने ये लिया है, दूसरा इसको लिया है और इन दोनों को हमने मिलाया तो इसके साइज में क्या हो गया है, इसके साइज में हो गया है चेंज। और कैसा चेंज हुआ है, देखिए कुछ इस तरीके से। ये गोला जो थे आपस में मिलाए हमने तो कुछ इस तरीके से बन गए। अब ये दोनों मिक्स होने के बाद बने हैं, ठीक है, ऐसे। या ऐसे भी हो सकते हैं, एक छोटा साइज हो सकता है और दूसरा जो है काफी बड़ा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, यानी कि साइज में क्या बन गए हैं, ध्रुव बन गए हैं। पहले तो बिल्कुल गोल ही थे ये यहाँ पर, तो ये अध्रुवीय थे। लेकिन इस समय ये क्या हो गए हैं, ये इनकी साइज में अंतर आ गया है और इसमें ध्रुव पैदा हो गए। एक ये ध्रुव हो गया है और दूसरा ध्रुव ये हो गया है, इधर भी इस तरीके से। तो ये फिर क्या हो गया है, ये हो गए हैं ध्रुवीय।
ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? ध्रुवीय को। तो ये शब्द बार बार प्रयोग किया जाएगा ध्रुवीय और अध्रुवीय के लिए। तो हमें पता होना चाहिए ध्रुवीय का मतलब क्या होगा और अध्रुवीय का क्या मतलब क्या होना चाहिए। अध्रुवीय का मतलब ये होना चाहिए जो साइज जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, गोल है तो स्फेरिकल है, गोल है तो वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे ध्रुवीय का मतलब है साइज जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ध्रुवीय और अध्रुवीय की बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख रहे हैं ध्रुवीय के और अध्रुवीय के। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लिख दिया है ये HCl का, HCl। अब ये कैसा होगा? ध्रुवीय होगा, जाहिर सी बात ध्रुवीय होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख दें CBr, ठीक है, या HBr या CCl, ठीक है, तो ये क्या होंगे? ध्रुवीय होंगे। और अगर हम यहाँ लिख दें Cl2, H2, F2, तो ये कैसे होंगे? अध्रुवीय होंगे। अब ये अध्रुवीय क्यों होंगे? क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कैसा होगा? 0 होगा। कोई विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा नहीं। यहाँ पे भी Cl है और इधर भी Cl है, तो इसको ये जो सहसंयोजी आबंध है इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, ठीक है। अब इनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है? दोनों की एक बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ Cl ही है। तो जितना ये इधर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उतना ही दूसरा भी Cl अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता को जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो कोई भी खींच नहीं पाएगा अपनी तरफ। तो साइज जैसा इन दोनों का है वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? पता होना चाहिए। विद्युत ऋणात्मकता होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता। और अगर ये इनके अंदर समान पावर है खींचने की तो कोई भी नहीं खींच पाएगा और जैसा साइज होगा वैसा ही बना रहेगा। हम कहेंगे कि यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जो है वो कैसा है? 0 है। इसलिए यहाँ पे साइज में परिवर्तन नहीं होगा और यह कैसा होगा? अध्रुवीय होगा। Cl2 सेम यहाँ पे भी है, 2 H है, तो यहाँ पे भी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कैसा है? 0 है। जितनी पावर इसके पास होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की उतनी ही इसके पास होगी, तो यहाँ भी 0 आएगा। इसलिए ये सब क्या है? अध्रुवीय है। Cl2 है, F2 है, H2 है, N2 है, जितने भी हैं ये 2 वाले समान ही है सब। तो ये इनको अध्रुवीय के अंतर्गत ही हम रखते हैं। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे HCl की बात करें, HCl कैसा लिखा है? ध्रुवीय। तो ध्रुवीय क्यों लिखा है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता H की तो हाइड्रोजन की बहुत कम होती है और Cl की होती है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो हाइड्रोजन है और Cl है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होगा वो Cl की तरफ जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है इधर चला जाएगा और यानी कि इसका छोटा साइज हो जाएगा और इसका कैसा हो जाएगा? ये बड़ा साइज हो जाएगा और ध्रुवीय हो जाएगा। और यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कैसा है? 0 नहीं है। और 0 नहीं है तो इसका मतलब अंतर है और यहाँ पे तो अंतर ज्यादा होता है। Cl क्या है? ये हैलोजन है। हैलोजन की तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा मानी जाती है, होती ही है, मानी क्या जाती है, होती है। तो यहाँ पे
इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएंगे, Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व जाएगा और विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे कैसी होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये इसका आकार जो है चेंज हो जाएगा और इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है, ध्रुवीय के अंतर्गत रखा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें CBr की, तो CBr के मध्य भी यही केस है, यानी कि यहाँ पे भी Br जो है वो क्या है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उसकी बहुत ज्यादा है। तो ये भी क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, ऐसे ही CCl के अंत बीच में हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये भी Cl क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये भी क्या होगा, ध्रुवीय होगा। इन सब की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, अधिक होती है, इसीलिए अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं और ये अणु जो बनता है उसको कैसा कर देते हैं, ध्रुवीय कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बात देखी ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में। लेकिन अगर हम ध्रुवीय के पास में अध्रुवीय को ले आए, अगर हम देख लें यहाँ पे, इसको चलिए हटाते हैं जरा। अगर हम ध्रुवीय के पास में अध्रुवीय को ले आए, जैसे हमने लास्ट में CCl की बात की थी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं दो कार्बन, C2 ले लें। कार्बन कार्बन के बीच में तो विद्युत ऋणात्मकता कैसी होगी, जीरो होगी। इनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कैसा होगा, जीरो होगा। जितनी विद्युत ऋणात्मकता इसकी है उतनी ही इसकी है, तो ये कैसा होगा, ये होगा अध्रुवीय, अध्रुवीय होगा। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान रख, अध्रुवीय है। लेकिन अगर हम ये ले यहाँ पे रख रहे हैं CCl को, CCl को, तो हमें ये पता है Cl जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है और ये कार्बन जो है कम विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ खींचेगा और ये क्या हो जाएगा, ध्रुवीय होगा, इसलिए ये क्या है, ध्रुवीय। अगर एक ध्रुवीय अणु को और दूसरे अध्रुवीय अणु के पास लाएंगे तो फिर क्या होगा, बात ये है। तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने ये जो है अध्रुवीय अणु है और इसके थोड़ा पास ले आए किसको, ये अध्रुवीय अणु के पास ले आए ध्रुवीय अणु को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये, इसके मध्य भी क्या होगा, इसके मध्य भी आकर्षण बल लगेगा, इसके मध्य भी क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा। किधर जाएगा, Cl की तरफ जाएगा। और Cl जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पर कैसा आएगा, आंशिक धनावेश आएगा, इस पे भी आएगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये जो Cl था, पहले तो केवल इसी के मध्य के इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन इस समय ये क्या कर रहा है, ये जो इसके संपर्क में आ गए हैं कार्बन दो और,
तो इनसे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपने पास और खींच रहा है, इनके भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि जो हम ये चिन्ह बना रहे हैं इसको कहते हैं डेल या कह देते हैं डेल्टा, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आंशिक। क्या होता है? आंशिक, या इसको कह देते हैं आंशिक को कहते हैं कम से मतलब होता है? यानी कि थोड़ा सा चार्ज जो होता है ये खींच रहा था। ठीक है, कौन खींच रहा था? Cl खींच रहा था अपनी ओर। लेकिन इस थोड़े में भी सबसे जो पास में इसके है ना, तो इसका सबसे ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक डेल लगाया है और प्लस लिखा है, और यहाँ पे हमने डबल डेल प्लस लिख दिया है क्योंकि इससे जो है कम और कम हो गया है, तो और कम के लिए हमने डबल डेल लगाया है। ठीक है, तो इससे कम खींचेगा पहले कार्बन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन घनत्व, और ये जो है तीसरा कार्बन इससे और कम खींचेगा, और कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 3 डेल लगा दिए गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में आ जानी चाहिए। यानी कि साफ तौर पे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो अध्रुवीय अणु था, जब ध्रुवीय अणु के संपर्क में आ जाता है तो वो ये कैसा हो जाता है? वो भी ध्रुवित हो जाता है। यानी कि पहले तो ये केवल ध्रुवीय था, केवल यही ध्रुवीय था। इस पे कैसा आ रहा था? ऋणावेश आ रहा था, और इस पे कैसा आ रहा था? धनावेश आ रहा था। लेकिन इसके संपर्क में जब ये आया तो इसके भी चार्ज इधर ही शिफ्ट होने लगे। ठीक है, इसका चार्ज भी इधर शिफ्ट होने लगा। तो इसमें भी क्या हो गया? ये भी ध्रुवीय हो गया। अध्रुवीय अणु भी क्या हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। यानी कि ये जो अणु ध्रुवीय था और ये अणु जो अध्रुवीय था, ये भी कैसा हो गया है? ध्रुवीय हो गया है। और ये किससे प्रेरित होकर हुआ है? ये प्रेरित होकर हुआ है इस ध्रुवीय अणु की से प्रेरित होकर हुआ है, और इसकी प्रेरणा से ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने शुरू हो गए हैं। तो इसकी प्रेरणा की वजह से ये हुआ है ध्रुवीय। तो इसीलिए प्रेरणा, इसकी प्रेरणा से हुआ है तो इसीलिए इसे प्रेरणिक प्रभाव कह देते हैं। समझ रहे बात? इसे प्रेरणिक प्रभाव क्यों कहते हैं? इसीलिए इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव, ये जो ध्रुवीय अणु है और यहाँ पे ध्रुवीय अणु जो था ये इसके संपर्क में आया, तो इससे प्रेरित होकर ही ये अणु जो है, अणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो इधर जा रहा है। ठीक है, तो इससे प्रेरित होकर जा रहा है, यह इसीलिए इसे प्रेरणिक प्रभाव कह दिया गया है। एक बात और आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि प्रेरणिक प्रभाव कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दें कि प्रेरणिक प्रभाव जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए इसको जरा साफ कर देते हैं, बिल्कुल है। तो इसमें देखिए जरा, यहाँ पे हमने ले लिए हैं ये, चलिए एक और ले लिए Cl। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे ऋणावेश आ रहा है। Cl कैसा है? Cl जो है विद्युत ऋणात्मक है। इस पे क्या आ रहा था? इस पे धनावेश आ रहा था, इस पे डबल धनावेश आ रहा था, और इस पे ट्रिपल धनावेश आ रहा था। और भी आंशिक लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य 3 कार्बन तक देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव कहां से कहां तक देखने को मिल रहा है? तो प्रेरणिक प्रभाव जो होता है, आप देख रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहे हैं और ये चीज तो पहले से ही थी, राइट, ये चीज पहले से ही थी। तो इसके बीच मध्य जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो ये जो है प्रभाव, ये प्रेरण प्रभाव नहीं होता है। प्रेरण प्रभाव जो है ये तो कैसा था, ये तो पहले से ही ध्रुवीय था, ऑलरेडी ही इसमें ध्रुवण होता ही है। लेकिन इनके मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कैसा है? 0 है। इसके संपर्क में आने से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होना शुरू हुए हैं, तो तब इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इधर जाना शुरू हुआ है। तो प्रेरणा इनको मिली थी। तो यहां से यहां तक का जो एरिया है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो ये सब प्रेरण प्रभाव को दिखा रहे हैं, प्रेरण प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सब प्रेरण प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वाला एरिया जो होता है, अगर कोई आपको बताता है कि ये प्रेरण प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो ये जो है बात बिल्कुल गलत है। ये प्रेरण प्रभाव यहाँ पे प्रदर्शित नहीं होता है। चलिए एक और बात हम सीख लेते हैं। प्रेरण प्रभाव जो है, एक बार पुनः इसको बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे x बना दिया है और यहाँ पे हमने ये माइनस डेल बना दिया है, ये प्लस डेल बना दिया है और प्लस डबल डेल बना दिया है और ये ट्रिपल डेल बना दिया है प्लस, ऐसा ही था। तो यहाँ पे बताइए जरा हमें कि अभी इसमें क्या गलती है। तो इसमें गलती अभी ये है, इसको सही प्रदर्शित करने के लिए इसके ऊपर एक डैश आप लगाते हैं, ठीक है। अच्छी किताबें जो हैं उसमें ये इस तरीके से लगा हुआ है, कुछ किताबों में नहीं लगा हुआ है, परंतु यहाँ पे लगना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो तब ये इसका प्रदर्शन ये सही माना जाता है। दरअसल अब देखिए यहाँ पे इधर से जो इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर गया था, वही यहाँ पे चार्ज दिखाया जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपने ये 3 डेल प्लस लगाए हैं और उसके बाद 2 डेल प्लस हैं और उसके बाद एक और डेल प्लस है, तो ये कितने हो गए हैं? 3 और 2 5 और 1 6। और यहाँ पे बराबर में हमने लिखा है एक डेल माइनस का, राइट। तो ये तो चार्ज जितना इधर से गया है उतना ही इधर प्रदर्शित हो रहा है। तो अगर एक डेल बनाएंगे, एक डेल्टा बनाएंगे और एक माइनस लगाएंगे, तो ये तो इसके बराबर फिर प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी कि यहां से जो चार्ज गया है इतने डेल के बराबर गया है, तो उतने के ही बराबर आपको दिखाना है इधर इसके ऊपर जो भी तत्व लिखा है। किंतु यदि हम यहाँ पे डेल माइनस ही लिख के छोड़ देंगे, तो फिर तो ये केवल एक डेल प्लस के बराबर ही हुआ, बाकी तो ये चार्ज शेष रह गया। तो ये इसको प्रदर्शित करने के लिए फिर यहाँ पे डैश लगा दिया गया, यानी कि ये जो चार्ज है ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर डैश नहीं लगाएंगे तो फिर ये गलत इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्रेरणिक प्रभाव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से। और ये भी 2 प्रकार का होता है। कैसा 2 प्रकार का? एक तो आई जो है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक तो माइनस आई और दूसरा प्लस आई।
यानी कि माइनस आई में यहाँ पर जो कार्बन है उससे कोई ऐसा तत्व जुड़ा होगा जिसके जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है इस कार्बन से। तो ऐसा जो तत्व, इस प्रकार के जो तत्व आएंगे तो उनको माइनस आई प्रभाव के अंतर्गत रख दिया गया है। और यहाँ पे ऐसा कोई तत्व है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भाई इसके भी इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? उसको रखा जाएगा प्लस आई प्रभाव में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ी बात की है प्रेरणिक प्रभाव के बारे में। अब इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल जानकारी की तरफ हम बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता की भी समझ हमें थोड़ी होनी चाहिए थी। तो चलिए अब हम प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा देख लेते हैं। प्रेरणिक प्रभाव की परिभाषा देख लेते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। प्रेरणिक प्रभाव को सिग्मा बॉन्ड में देखते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है? एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। क्या लिखा है? जब कोई अध्रुवीय यौगिक किसी ध्रुवीय यौगिक के संपर्क में आता है तो वह भी ध्रुवित हो जाता है। अध्रुवीय यौगिक का ध्रुवीय हो जाना ही प्रेरणिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यह प्रभाव मुख्य रूप से 3 कार्बन तक देखने को मिलता है। इस प्रभाव को आई से प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही बात यहाँ पे नोट कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अध्रुवीय यौगिक क्या हो जाता है? किसी ध्रुवीय यौगिक के संपर्क में आता है तो वह भी ध्रुवित हो जाता है। और अध्रुवीय यौगिक का ध्रुवीय हो जाना ही प्रेरणिक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। और ये कैसे होता है? 2 प्रकार का होता है। तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी। यहाँ पे चलिए देखते हैं प्लस आई प्रभाव के बारे में। प्लस आई प्रभाव तो 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? प्लस आई प्रभाव। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव यानी कि इसमें कार्बन से ऐसा कोई तत्व जुड़ा होगा जो क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन अपने इधर भेज रहा होगा। ठीक है, और इधर क्या आ रहा होगा? यहाँ पे क्या आ रहा होगा? प्लस चार्ज आ रहा होगा। इसीलिए ये क्या होगा? यहाँ पे प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित होगा। अब देखिए, जब कार्बन के साथ कोई ऐसा समूह जुड़ा होता है जो इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है तो उस समूह पर धनात्मक आवेश आ जाता है। इसलिए इस प्रभाव को प्लस आई प्रभाव भी कहते हैं। इस बात को भी जैसे में लिखना है, जैसे में इस बात को भी आपको लिखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। CH4 ले लेते हैं। CH4 यानी कि इसमें 4 H लगे होंगे, 4 H लगे हैं। ठीक है, अब ये अपने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं। किसको? कार्बन को। कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है किससे? हाइड्रोजन से। हालांकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर मानी जाती है, फिर भी कार्बन की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं यहाँ पे। और क्या प्रदर्शित कर रहे होते हैं? प्लस आई को प्रदर्शित करते हैं। CH4 में क्या प्रदर्शन होता है? प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ना लिखें, लेकिन इसको आप कॉपी में जरूर नोट्स में लिखेंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमने 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अब ये 3 डिग्री कार्बन कैसे है? ये 3 डिग्री कार्बन इसलिए है क्योंकि ये जो कार्बन है ना यहाँ पे, इससे कितने और कार्बन जुड़े हुए हैं? 3 और जुड़े हुए हैं। ठीक है, CH3। ये होल थ्राइस है। होल थ्राइस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक वैलेंसी ये खाली है और कुछ जुड़ा होगा, तो होल थ्राइस का मतलब 3 बार ये जुड़े हैं। अब ये जो कार्बन है इससे 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा इसलिए। ठीक है, तो 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन भी आप इसको कह सकते हैं, या इसको 3 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। अब देखो ये जो CH3 होता है, ये जो CH3 होता है इसकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन दान करने की। अब ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यहां से भी दान कर रहा है और इधर से भी कर रहा है CH3। ठीक है, और इसमें क्या है, CH2 का होल ट्वाइस है। यहाँ पे केवल एक ये कम होगा और 2 वैकेंसी खाली एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे केवल CH3 है, तो यहाँ पे ये केवल एक CH3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आई प्रभाव कौन ज्यादा दिखा रहा है? तो आई प्रभाव जो दिखा रहा है ये 3 डिग्री ज्यादा दिखा रहा है, उसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है इसका 3 डिग्री का। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस उदाहरण को लिख देना चाहिए, और अगर इतना लिख देते हैं बिल्कुल सही है। और ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से लिखा के 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, तो ये भी सही बात है, बिल्कुल उसी से देख के ये लिखा है आप। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं अब माइनस आई की। माइनस आई प्रभाव क्या होता है? तो माइनस आई प्रभाव की तरफ पढ़ते हैं, और माइनस आई प्रभाव जो होता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल आप देख ले, यानी कि कार्बन जो होगा उससे कोई ऐसा परमाणु जुड़ा होगा, तत्व जुड़ा होगा जो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, और माइनस चार्ज आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, प्रदर्शन किसका करेगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये माफ कीजिए, यहाँ पे ये चार्ज खींचेगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे भी प्लस आएगा और इस पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित ये करेगा। और ये यहाँ से ज्यादा चार्ज इधर जाएगा, इसके बाद यहाँ से कम हो जाएगा और इसके बाद और कम हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो ये प्रभाव भी क्या हो जाता है, कम होता जाता है, चाहे माइनस आई हो या चाहे प्लस आई हो, दोनों ही कंडीशन में ये प्रभाव क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पे कार्बन से कोई ऐसा समूह जुड़ा था, कोई ऐसा तत्व जुड़ा था जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, ज्यादा है, इसीलिए किससे, कार्बन से। तो कार्बन से ज्यादा है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, और इस पे कैसा इसीलिए आ रहा है चार्ज, डेल लगा दो, यहाँ पे भी डेल लिखेंगे, तो ये क्या है, इसीलिए ये माइनस आई प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। इस बात को आप लिखेंगे जैसे में। ठीक है, इस जैसे को भी आप लिखेंगे लेकिन इसको भी आपको नोट करना पड़ेगा।
यहाँ पे साफ करके लिख लेना आप। यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे आप माइनस डेल बनाएंगे माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस आई प्रभाव यहाँ पे क्या हो गया, जब कार्बन परमाणु के साथ कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह लगा होता है, ठीक है, तो उस समूह पर ऋणात्मक आंशिक आवेश आ जाता है, इसलिए इस प्रभाव को माइनस आई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही स्पष्ट लिखा है। अच्छा, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब कार्बन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह लगा होता है, या इस बात को ऐसे कह सकते हैं, जब कार्बन परमाणु के साथ कोई ऐसा समूह लगा होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो उस समूह पर क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इसलिए इस प्रभाव को माइनस आई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या ध्यान रखेंगे, ये उदाहरण ध्यान रखेंगे, CH3 N+ NO2 CN COH FOCl Br I ROOH RO और ये OH। तो ये इसके उदाहरण है, और यहाँ पे ये इसका क्रम भी दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल जाएंगे, कुछ आपको सवाल भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इस क्रम का यूज होता है। हालांकि अब हम सवालों की ही बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने समझ लिया है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इससे बिंदुओं की, यानी कि सवालों की। अगर आप सवाल इससे संबंधित कर लेंगे तो ही ये टॉपिक आपका क्लियर माना जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रणिक प्रभाव पर आधारित कुछ व्याख्याएं, या कहते हैं कि कुछ सवाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अब है एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। देखो, एल्किल हैलाइड को हम प्रदर्शित करते हैं RX से, और R का मतलब होता है एल्किल से, और हैलाइड का मतलब किससे होता है, हैलाइड का मतलब होता है X से, और X क्या होते हैं, हैलोजन। हैलोजन कौन से होते हैं, FOCl Br और I, ये होते हैं हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड लिखे हैं, ठीक है, RX लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यानी कि ये कार्बन जो है इससे 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, ये भी R जुड़ा है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ X है, X का मतलब हैलाइड, यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और यहाँ पे ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पे क्रियाशीलता का क्रम हम देख रहे हैं, तो ये 3 डिग्री की ज्यादा क्रियाशीलता होगी, और 2 डिग्री की उससे कम, और 1 डिग्री की सबसे कम। अब देखिए यहाँ पे इनकी क्रियाशीलता ये ज्यादा किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, तो वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, 3 डिग्री की इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे कोई ना कोई हैलोजन होगा हमारे पास। हैलोजन क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, और वो अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पे कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा, राइट। तो ये क्या होंगे, एल्किल हैलाइड है, यानी कि R की जगह पे क्या लिखेंगे, CH3 वगैरह लिखेंगे, CH3 लिखेंगे, या C2H5 लिखेंगे, यानी कि कार्बन की चैन होती है ये, ऐसे CH3 लिख दिए। और इनकी आदत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को दान करने की। ठीक है, और इनका क्या मतलब होता है, ये अपनी ओर बेईमान तरीके से होते हैं भाई। ये कैसे होते हैं, थोड़े बेईमान तरीके के होते हैं, यानी कि हैलोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे का खा जाते हैं। ये जो साझेदारी से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना है, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो होते हैं CH3, इनकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन को दान करने की। और यहां से हम देख सकते हैं कि ये 3 जो है CH3 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे होते हैं, तो इसके पास से अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके
खींच रहा होता है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो इधर से तीन तरफ से ये इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं, तो फिर इसे ज्यादा दिक्कत होती नहीं है और इसकी क्रियाशीलता इसीलिए ज्यादा मानी जाती है, स्थायित्व भी ज्यादा माना जाता है। क्रियाशीलता का मतलब ये है कि यहाँ से फिर ये यक्ष जो है आसानी से निकल जाता है। बात समझ रही है, आसानी से निकल जाएगा यहाँ से यक्ष, क्योंकि यहाँ से तीन तरफ से इसे ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं, यानी कि इसको निकल आसानी से निकल जाता है। तो ये कहते हैं कि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है। क्रियाशीलता ज्यादा आसानी से निकल जाता है, क्रियाशीलता ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये जो है अणु स्थायी बना रहता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्रियाशीलता घटती चली जाती है। 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसी रहती है इसकी क्रियाशीलता। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता की व्याख्या कीजिए, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये विकल्प में भी पूछ लिया जाता है कि किसकी क्रियाशीलता का क्रम सही है, बहुत बार पूछा गया है। कंपटीशन में भी इस पे आधारित प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए इन पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। और हालांकि अगर कक्षा 11 में आपसे बहुत कम ही प्रश्न इस पे मतलब ये जो क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभार ही पूछते हैं, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव को सही से पढ़ना चाहते हैं, यानी कि उसके पापा बनना चाहते हैं, तो जो है आपको सही से आपको समझ लेनी चाहिए, पूरी बात समझनी चाहिए, सवाल ही पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता। अब हम बात करेंगे कुछ सवालों को लेकर के। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पे एक हम सवाल ले रहे हैं और उसमें प्लस आई जो है उस पर आधारित एक सवाल करेंगे। ठीक है, तो प्लस आई पर आधारित एक सवाल कर रहे हैं। तो इस सवाल में यहाँ से सवाल ये शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल शुरू हुआ है और यहाँ से कह सकते हैं प्रश्न नंबर 1 हो सकता है ये। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव आप देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा। प्रेरणिक प्रभाव ये आप देखेंगे कि कहाँ पर होगा। ये भी जो है यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे, जो इसकी ये जो हम कह रहे थे इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी प्रेरणिक प्रभाव ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका उत्तर भी आप इस तरीके से दे सकते हैं भाई, इस बात को इस तरीके से भी समझ लें, प्रेरणिक प्रभाव यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर अपने तरफ खींच रहा था, तो इधर से तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, और ये इलेक्ट्रॉन ये जो इधर इसकी वजह से इधर जाने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगते हैं, और यही प्रभाव क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। तो इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव अधिक है, फिर यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे है। तो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हमने पूरी बात आपको समझा दी। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्थायित्व या प्रेरणिक प्रभाव की बात करेंगे, तो इस यहाँ पे ये क्रम है, ये जो है यहाँ पे 2 और 3 5 कार्बन हमने लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 कार्बन है, बट यहाँ पे हमने यहाँ पे इस तरीके से 4 कार्बन लेके और ये नीचे जो है एक कार्बन जोड़ दिया है। ठीक है, इसमें हमें प्रेरणिक प्रभाव का क्रम हमें बताना है। और भी इसमें विकल्प है, ए है, बी है। तो इसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर हम डिस्टेंस देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, ब्रांचिंग देखेंगे। ठीक है, तो 3 चीजें देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन और दूरी देखेंगे और ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसमें है। ठीक है, तो इन 2-3 बातों को देखेंगे, और ए और बी विकल्प ये है
ठीक है, ये 5 कार्बन यहाँ है और ये 4 में एक जुड़ा हुआ है। तो ए बी और सी विकल्प को देखते हैं, सी और डी को। तो ये दूसरे पेज पे है और ये थोड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं इस तरीके से, और इसका जो विकल्प ए और बी जो था वो हम यहीं लिख देते हैं, तभी सही बन पाएगी बात है। ये बात आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले थे 5 कार्बन थे। तो इसको थोड़ा पीछे बढ़ा के लिखते हैं। ये ए विकल्प इसका लिख देते हैं यहाँ पे, ए विकल्प 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए। और बी विकल्प में क्या था, 4 कार्बन थे इस तरीके से, 4 कार्बन ये थे और एक कार्बन इधर था, इधर के लिए खाली जगह थी। ठीक है, तो ए बी और ये सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। तो देखो हमें 3 बातें हमने वहां पे देखी थी। ये जो सवाल है आप कैसे कर पाएंगे, इसमें विद्युत, इसमें जो प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा कहाँ पे प्रदर्शित होगा, तो ये बात हम कैसे पता कर पाएंगे। तो ये बात, जहां पे प्रेरणिक प्रभाव भी ज्यादा होगा वहां स्थायित्व भी ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखिए आप बात। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आप 3 चीजें देखनी है, एक तो डिस्टेंस देखनी है, दूसरी ब्रांचिंग देखनी है, तीसरी नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। ये 3 चीजें आपको इनमें देखनी है ऐसे सवालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में देखेंगे, ये ए वाले का है। अब देखिए डिस्टेंस, यहाँ तो कोई डिस्टेंस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई कार्बन साइड में जुड़ा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ डिस्टेंस डैश कर दी है, कोई डिस्टेंस नहीं है। और पहले वाले में कहीं कोई ब्रांच भी नहीं लगी है, यानी कि कोई कार्बन साइड में जुड़ा नहीं है, तो भी 0 हमने लिख दिया है। और यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो पहले वाले में 5 है, तो यहाँ 5 लिख दिया है। ठीक है, चलिए बी की तरफ चलते हैं। अब बी पे आते हैं, बी यानी कि ये वाला। अब देखिए इसमें डिस्टेंस, पहले नंबर पे कार्बन 1 लगा हुआ है, तो 1 नंबर कार्बन पे यहाँ पे ब्रांच है, तो यहाँ पे डिस्टेंस उस ब्रांच की लिखी जाती है, तो ये एक हमने लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच भी एक ही है, टोटल ब्रांच की संख्या लिखनी है तो वो 1 लिख दी है। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं, 4 है, और एक 5 कार्बन, 5 ही इसमें भी है। सी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सी जो है इधर है। तो सी में देखो 4 कार्बन है और कुछ भी नहीं है, यानी कि डिस्टेंस भी नहीं है और ब्रांच भी नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं डी पर। डी में यानी कि ये है, डी में डिस्टेंस देखेंगे, पहले नंबर पे कार्बन लगा है तो डिस्टेंस को हमने 1 लिख दिया है। ठीक है, वैसे 1 लिख दिया है, 1 वाली डिस्टेंस को भी डैश कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि उसका ज्यादा महत्व होता नहीं है। अब इसके बाद, क्योंकि इसमें कार्बन, अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल को ही पहले देख लेते हैं, और डी की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है अगर हम ब्रांच की बात करें तो 1 ब्रांच है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। और इसके बाद हम आ गए ई पर। इसमें जो है इसमें ये जो है पहले ने टोटल कार्बन जो है 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ, इस कुछ नहीं है। और यहाँ इस कार्बन पे अगर 1 2 इधर जा रहे हैं तो ये पहले नंबर पे ही 1 और 2, 1 नंबर पे ये ब्रांच लगी हुई है। ठीक है, और इसमें ब्रांच कितनी हो गई हैं, ये 2 हो गई हैं, एक ये नीचे और एक ये ऊपर, 2 ब्रांच हो गई हैं। और ये जो है, तो ये जो है ना, इसमें 4 कार्बन है। तो देखिए पहले आप डिस्टेंस को देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसका क्रम बनाने के लिए किसको देखेंगे, डिस्टेंस को देख ले। अब भाई डिस्टेंस यहाँ तो डैश है, और डैश वाले को हटा दो आप, इसको छोड़िए। ठीक है, और इसको भी छोड़िए। ठीक है, ये तो डैश है, 2 डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस डैश है। अब 1 नंबर पे देखिए डिस्टेंस 1 लिखी है इसमें,
और एक लिखी है इसमें। अब आप ब्रांच पे जाएंगे और इसमें भी लिखी है, ठीक है। अब आप ब्रांच इनकी देखेंगे तो यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ पे भी एक ब्रांच है, इसमें दो ब्रांच है। अब देखो ये तो चीज एक जैसी हो गई, तो इससे हम नहीं पता कर सकते हैं कौन ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो अब इसमें बात यह है कि इसमें दो ब्रांच हो गई हैं और इन दोनों में एक एक थी, तो इसमें ज्यादा ब्रांच मिल गई, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ई को हमने इसीलिए सबसे आगे लिख दिया है, ठीक है। अब आपको कंपेयर किस में करना है, अब ये तो इसको हटा दीजिए ई वाले को, ये हो गया। अब बी, ये एक वाले को करना है, बी और डी वाले को कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस यहाँ एक दी है और इसमें दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे भाई, यहाँ पे भी ब्रांच एक है और यहाँ पे भी ब्रांच एक है। अब ब्रांच भी सेम हो गई है, तो हम यहाँ पे जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन इसमें 5 है और इसमें कितने हैं 4 है, 4 है। तो अब कार्बन आप देखेंगे किसमें ज्यादा है, कार्बन भाई बी वाले में ज्यादा है, तो हमने फिर बी को लिख दिया और उसके बाद किसको उठा के लिख दिया, डी को लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका गेम खत्म हो गया, बी का भी और डी का भी। अब सी पे भी ब्रांच नहीं थी और ए पे नहीं थी, ठीक है, इन दोनों का गेम बचा हुआ है, इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे इसमें ब्रांच कितनी है, 0 है, और सी में भी ब्रांच 0 है, और इसमें कार्बन 5 हैं और इसमें 4 ही हैं, तो ये कार्बन में जीत गया है कौन, ए, तो इसीलिए ए को पहले लिख दिया। और ये सी है, ये सी है भाई, ई नहीं है, ये सी है, ठीक है, इसको सी लिखेंगे। तो ये सी जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस तरीके से ये सवाल हम कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक और सवाल यहाँ पे डिवीजन रूल पे, इसको डिवीजन रूल कहते हैं भाई, तो इस पे आधारित ये सवाल एक और कर लेते हैं, डिवीजन रूल पे आधारित। तो इसको फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगे। अब बात समझ में आ गई होगी, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव या स्थायित्व किसमें अधिक है, ऐसा कोई सवाल इस तरीके से सवाल से संबंधित आ जाता है तो हम समझेंगे। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें यहाँ पे सभी के पास हाइड्रोजन भरे होंगे, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिखे नहीं है, ठीक है, पहले सवाल में भी। यानी कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे 3, एक में हम भर के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग स्वयं से भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम भर के दिखा देते हैं एक में। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको इधर लाओ पकड़ के। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन देखिए किस हिसाब से भरे जाते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक बॉन्ड पहले से था तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 3 और 4 हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 लगाएंगे क्योंकि कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 4 हो जाएगी। सेम ही यहाँ पे, और 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी हो गई तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। इस कार्बन के पास 1 और 2 तो बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन लगा देंगे, 4 हो जाएगी। 1 2, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये 4 वैलेंसी आपको दिखानी है कार्बन की, ठीक है, इसको अब हम हटा देते हैं। बाकी दोनों ही सवाल में हमने कार्बन की वैलेंसी यानी कि हाइड्रोजन की संख्या लिखी नहीं है, आप ये स्वयं से लिख लें, ठीक है, टाइम यहाँ पे थोड़ा बच जाता है, बच जाएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं, वैलेंसी ये पूर्ण अपने आप करेंगे और सवाल को देख लेते हैं। यही सवाल है। चलिए अब इसमें भी डिवीजन रूल लगेगा, डिस्टेंस, ब्रांच और नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला नंबर पे, यानी कि ए वाले में यहीं पे सामने ही लिख दिया है, तो डिस्टेंस यानी कि 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे ये सब ब्रांचें शुरू हुई हैं, तो डिस्टेंस 4 लिखेंगे। कितनी ब्रांचें हैं, 1 और 2, तो ये 2 हो गई। और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 और 2 7, ये 7 कार्बन है तो 7 लिख दिए। यहाँ पे भी पहले नंबर पे कार्बन था तो डिस्टेंस 1 लिख दी है,
ब्रांच भी हमने यहाँ एक लिख दी है, और यहाँ पे टोटल कार्बन आपको लिखने हैं 4 और 1 5, तो 5 लिख दी है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस 1 है, ठीक है, ब्रांच 2 है, कार्बन 4 और 2 6 है कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर पे देखेंगे हम कितना है यहाँ पे। यहाँ पे है कार्बन से की डिस्टेंस, यानी कि 2 हमने लिखी हुई है भाई, तो ये दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस 2 लिख दी है। टोटल कार्बन 5 है, ब्रांच 1 है। ऐसे ही यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 1 और 2 लिख दी गई है। ठीक है, ये पहले कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे पे जुड़ा है, तो 1 2 लिखेंगे आप। और 2 ब्रांचें हैं यहाँ, तो 2 लिख दिया है, ब्रांच 2। और टोटल कार्बन कितने हैं, ये 5 है, तो ये हमने 5 लिख दिया है। तो ये बात हमें समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्रम को लेकर के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब हम डिस्टेंस पे जाएंगे पहले नंबर पे। अब हम डिस्टेंस पे जाएंगे। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 है। तो यहाँ पे आप ऐसी स्थिति में डिस्टेंस से कुछ क्लियर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस से आपको कुछ क्लियर होने वाला है नहीं। अब आप जाएंगे किस पे, अब आप जाएंगे ब्रांच पे। ब्रांच किस में ज्यादा है, अब इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है, और इसमें भी 2 हैं, तो ये 3 हो गए 2 वाले। इसमें देख लो आप, अब इनके कार्बन भी आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके पास कितने कार्बन है, इसके पास 5 हैं, 2 वाले के सिर्फ देखें यहाँ पे, और ये 6 वाले हैं, 6 कार्बन है, और यहाँ पे कार्बन 7 है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस से का महत्व तो भी है, ये यहाँ पे ध्यान रख, इतना रखेंगे आप कि जो डिस्टेंस कम है तो वहां प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा होगा, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 1 और ये 3 है। ठीक है, तो इन तीनों को ही आप पहले चेक कर लें। ठीक है, और इन तीनों में एक डिस्टेंस इसमें है, एक डिस्टेंस इनको है, इसमें है, और 1 2 इसमें है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस हो गई। लेकिन इसमें जो कार्बन ब्रांच है एक ही है, इसमें ब्रांच 2 है और इसमें ब्रांच 2 है। ठीक है, डिस्टेंस से भी इफेक्ट पड़ता है, भी ये भी आपको बात नोट करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप जल्दी से उत्तर पकड़ पाएंगे। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस ये भी 2 वाले अब 2 हो गए हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब इसके पास 5 कार्बन है, इसके पास 6 कार्बन है, तो ये जो 6 कार्बन वाला है इसको आप उठा के रख दीजिए, और इसके बाद 5 वाले को रख दीजिए। ठीक है, इन दोनों का खेल खत्म हो गया, 3 और इसके बाद 5। अब भाई 3 और 5, अब एक डिस्टेंस किसके पास बची थी, एक तो ये था और एक तो इसका खेल खत्म हो चुका। एक डिस्टेंस किसके पास बची है भाई, ये 2 के पास बची है, तो इसको 2 के उठा के यहाँ पे लाके पटक दो। ठीक है, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन हो गया, ये 3 नंबर हो गया, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं जो हो गए। 3 नंबर हो गया, इसको हटा दीजिए। 5 नंबर हो गया, इसको हटा दीजिए। और 2 नंबर हो गया, तो इसको भी हटा दीजिए। और अब बचा है 4 नंबर, 4 नंबर, और यहाँ पे ये बचा है 1 नंबर।
तो भाई इसका डिस्टेंस से ही क्लियर हो रहा है, इसका 2 है और इसका क्या है 4 है। तो आप 2 वाले को पहले उठा के रख दो यहाँ, यानी कि 2 बार डिस्टेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 नंबर आप पहले लिख दो और यहाँ पे लिखा हुआ है और एक को बाद में ले गए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को देखेंगे, फिर ब्रांच को देखेंगे, फिर नंबर आप कार्बन देखेंगे। तो इस आधार पे प्रेरणिक प्रभाव आप इस पे आधारित सवाल कर पाएंगे, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव पर आधारित सवाल थे ये, इसका मतलब क्रम आपको लगाना था इनमें, ठीक है। तो ये आपने बात यहाँ पे समझ ली। चलिए कुछ और भी प्रश्न यहाँ पे हमें पता चलेगा। देखिए प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा होगा तो क्रियाशीलता यानी कि स्थायित्व भी ज्यादा होगा, ठीक है। और स्थायित्व ज्यादा होगा तो उससे क्या फायदा मिलेगा, उससे फायदा मिलेगा तो उस पे आधारित अब हम बात करेंगे। तो उसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उनकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल जो है अम्लीय प्रकृति पे आधारित सवाल है, इनको देख लेते हैं। चलिए, यानी कि इनको आपको क्रम में लगाना है। किस में लगाना है, क्रम में लगाना है। अम्लीय प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में लगाओ चाहे घटते हुए क्रम में लगाओ। प्रश्न है ये सब, क्या है, प्रश्न हुए हैं और ये जितने भी प्रश्न है सब आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए F दिया हुआ है, CH2 है और ये COOH है। यहाँ पे Cl है, CH2 है, COOH है। Br है, CH2 है, COOH है। I है, CH2 है, COOH है, ठीक है। तो अम्लीय प्रकृति आपको बताना है। देखिए अम्लीय प्रकृति के बारे में हम जानते हैं कि जो कोई भी पदार्थ है यौगिक है, जो जितनी आसानी से H+ दे देता है वो उतना प्रबल अम्ल होता है, राइट। ये बात हमने पढ़ी हुई है, जानते हैं। तो यहाँ पे जो F है, F है, CH2 है और ये COOH है, ठीक है। और ये हैलोजन है, हम जानते हैं कि F सबसे ऊपर होता है, Cl फिर Vr और फिर I। तो यानी कि ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है सबसे ज्यादा F की होती है, फिर Cl की, फिर Vr की और फिर I की, ऐसा होता है, ठीक है। तो F, Cl, Vr, I विद्युत ऋणात्मकता F की ज्यादा है। तो यहाँ पे जब यहाँ से H जाएगा तो H जाएगा तो वो H तो H+ के रूप में जाएगा, यहाँ पे क्या छोड़ के जाएगा, माइनस चार्ज जाएगा। और कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी स्पीशीज पे चाहे ऋणावेश आ जाए और या धनावेश आ जाए तो वो क्या हो जाती है, अस्थायी हो जाती है, ठीक है। चार्ज रुकना नहीं चाहिए, अगर एक जगह रुक जाएगा तो फिर वो ज्यादा अस्थायी हो जाती है ऐसी स्पीशीज, ऐसा होता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो H+ यहाँ से निकलना आसान नहीं होता है, वो पदार्थ जो है H+ देना पसंद नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे केस ये है कि जो F है ना, ये बहुत विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब ये होता है बच्चों की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो यहाँ पे ये जो माइनस, जब यहाँ से ये H+ जाएगा यहाँ से जब ये H+ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा चिन्ह, और ये F क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, इधर यहाँ तक खींच लेता है। तो यहाँ पे ये चार्ज बिल्कुल रुकता नहीं है,
और आसानी से H प्लस निकल जाता है इस F की वजह से, इसकी विद्युत ऋणात्मकता की वजह से। यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रेरणिक प्रभाव बहुत अच्छा हो रहा है, तो इस वजह से ये हो जाता है। और आसानी से H प्लस निकल जाएगा तो आप कहेंगे कि ये क्या प्रदर्शित करेगा, अम्लीय प्रकृति को दिखाएगा। और इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता कम होती है F से Cl की, तो ये कुछ कम इसको खींच पाएंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो ये कुछ कम H प्लस आयन दे रहे होंगे, Br और कम दे रहा होगा, I जो है वो और कम दे रहा होगा H प्लस आयन। ठीक है, तो ये जो क्रम होगा, क्या होगा, अम्लता का ये क्रम हो जाएगा। यानी कि F जो होगा, ये F जो होगा, तो ये सबसे ये वाला यौगिक जो है, पूरा यौगिक, ये सबसे ज्यादा अम्लीय अम्लता को दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा, अम्लीय यौगिक होगा। इसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यानी कि ये अम्लता का कैसा क्रम हो गया है, ये घटता हुआ क्रम हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब आपसे चाहे बढ़ता हुआ पूछ ले या घटता हुआ पूछ ले, वो तो आप इतना कर पाएंगे। चलिए एक दो और सवाल इस पर आधारित देख लेते हैं। ये ठीक दूसरा सवाल ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्रम हो सकता है, घटता हुआ या बढ़ता हुआ, कोई भी पूछा भी जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे सवाल में नोट नहीं कराया कि घटता हुआ क्रम लिखिए या बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। अम्लता का क्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेन बात ये है। तो यहाँ पे CH3 COOH है। ठीक है, ये यहाँ पे CH2 है और नीचे Cl लगा हुआ है और COOH है। इस तरीके से साफ साफ लिख दे, CH2 COOH और यहाँ पे क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो। ये है, यहाँ पे ये लाइन खिंच गई है इसलिए गड़बड़ लग रहा है। तो ये है, यहाँ पे क्या है, CH है और यहाँ पे एक Cl था, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे 3 Cl है। ठीक है, तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो Cl है वो क्या है, हैलोजन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इधर COH लगा हुआ है, COH है, और इधर कौन है, ये C है और इसमें कौन जुड़ा है, Cl। ठीक है, और ये यहाँ से निकलेगा तभी वो अम्ल का काम करेगा, और ये निकलेगा तभी जब यहाँ पे ये निकलेगा तो प्लस के रूप में यहाँ पे ऋण आवेश आएगा। इस ऋण आवेश को कोई ग्रहण करने वाला हो, तो यहाँ पे जो Cl होता है इसकी आदत होती है इस चार्ज को अपनी ओर खींचने की, ये चार्ज इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से दे पाएगा। ठीक है, और जितने ज्यादा Cl जुड़े होंगे तो ये काम उतना आसानी से, उतने ज्यादा H प्लस आयन आसानी से दे पाएगा। यानी कि यहाँ पे Cl3 है तो फिर ये ज्यादा अम्लीय होगा, ये Cl2 लगे हैं तो ये कुछ उससे कम होगा, और यहाँ पे तो एक ही लगा है तो ये और कम होगा, और इसमें एक भी नहीं लगा है Cl तो ये बहुत कम होगा। ठीक है तो ये भी अम्ल, COH जो होता है वो अम्ल ही होता है, परंतु यहाँ पे कौन प्रबल अम्ल है ये पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन है, 4 नंबर। ठीक है, Cl 3 लगे हैं, खींचने वाले 3 लगे हैं, तो ये कह रहे खूब जाओ घूमो जाके है, तो ये 3 नंबर है, फिर 2 नंबर है और फिर ये 1 नंबर है। तो हमारे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब और सवाल देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टेड सवाल है दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी, चलिए 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 चलिए, अब ये ए बी सी है, यहाँ पे 3 नहीं है, सी है। अब वही सवाल है लगभग, लेकिन सवाल को घुमा दिया गया है। अब सवाल को घुमा दिया गया है, कैसे? अब देखो CH3 COH वही ले लिया गया है, ये CH2 Cl और COH भी वही ले लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 Cl नहीं किए हैं,
इन्होंने क्या किया है, CH2 CH2 COH और Cl। एक ऐसा अच्छा सवाल है, ये सवाल बहुत ही समझदारी भरा सवाल है। अगर आप समझ रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब फटाक से आ गया होगा दिमाग में। और केवल बात एक एक बात नहीं सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे, ये जो है यहाँ से H प्लस जाएगा और यहाँ पे ऋण आवेश आएगा, और ये ऋण आवेश को कौन खींचेगा, ये Cl खींचने का काम करता है, क्योंकि इसी की खींचने की पावर ज्यादा है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इधर चार्ज खींच रहा होगा, राइट, और ये अम्ल H प्लस आयन दे रहा होगा। सेम ही यहाँ पे हो रहा होगा भाई, ये भी क्या कर रहा होगा, H प्लस जा रहा होगा, और ये जो ऋण आवेश आएगा ये कौन खींच रहा होगा, इधर के लिए जा रहा होगा, ये Cl अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा या खींच रहा होगा। ठीक है, लेकिन हमने एक बात बताई थी कि जितनी दूरी कम होगी उतना ये खींचने का प्रभाव भी ज्यादा होगा। ठीक है, और इसमें दूरी क्या है, कम हो गई है। ठीक है, अब दूरी कम हो गई है तो प्रेरणिक प्रभाव इसमें ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये कौन सा प्रभाव है, ये -I प्रभाव दिख रहा है बच्चे, -I है, ये खींच रहा है अपनी ओर, आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो ये बात है, इसमें ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस, दूरी, डीविएन रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। इसमें तो Cl ही नहीं है, इसको तो सबसे बाद में यहाँ रख दिया गया है, इसीलिए उठा के। इन दोनों में Cl है, इन दोनों को देखना था आपको, तो यहाँ डिस्टेंस केवल आपको देखनी थी, क्योंकि दोनों तो Cl एक ही एक है, दोनों में Cl भाई, दोनों में Cl एक ही एक है। तो अब डिस्टेंस ही देखना आपको, और बचा, और देखने के लिए क्या बचा आपको, कुछ और तो बचा नहीं। तो इसीलिए बी को भैया पहले नंबर पे और सी को बीच में रख दिया गया है। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, ये डिस्टेंस को लेके बनाया है और पहले Cl की संख्या को लेके बनाया है। बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न आते हैं किसमें, प्रतियोगी परीक्षाओं में, और इसकी तैयारी जो होती है वो कक्षा 11 से ही होती है। ये जड़ होता है, जड़ जितनी ज्यादा मजबूत उतना ही ज्यादा आपका विषय मजबूत होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ये बेस कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए और एक दो सवाल ले लेते हैं, और ये जो सवाल है, ठीक है, वो अभी जो सवाल कर रहे थे -I पे थे, और ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है वो +I पर है, +I पर है। और +I यानी कि +I क्या है, +I क्या मतलब, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा होगा, जिसपे प्लस चार्ज आ रहा होगा, वही तो होगा +I। सिंपल सी बात है, समझ गए होगे आप। तो +I जो होता है ना, अभी तो जितने H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, +I प्रभाव उतना कम होगा, उतना कम होगा। अब देखो यहाँ पे हमने अम्लीय प्रकृति आपको बतानी है, इन तीनों में ABC लिए है, और ये CH क्या करता है आपको पता है, ये यहाँ से H प्लस जाएगा, हाइड्रोजन तो हमेशा H प्लस के रूप में जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, यहाँ पे क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके ऊपर, राइट। तो अब ये H, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके ऊपर पहले से ही क्या है, ऋणावेश है। लेकिन ये जो CH3 है इसकी भी आदत होती है, पहले भी हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन देने की, ये इलेक्ट्रॉन दाता का काम करता है, और पहले से ही यहाँ इलेक्ट्रॉन आवेश ज्यादा हो चुका है, और इधर से भैया दे रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये, तो फिर समस्या होगी। आपने खाना खा लिया, अच्छा बना था, पहले 10 रोटी खा के बैठे हो, किसी ने और खा लो और खा लो, अच्छा 2-3 और बढ़ा दी, तो फिर कैसे खाई जाएगी।
तो ऐसा ही है इसका, इसका पेट तो पहले से भरा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दो लोग दे रहे हैं भाई, दो लोग दे रहे हैं। तो फिर ये क्या करेगा, H प्लस देना पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा भैया ये तुम नहीं जा सकते हैं, ये अस्थाई हो जाएगा। ये जो पदार्थ जो यौगिक बनेगा ये कैसा हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। ये बहुत कम H प्लस आयन देने का प्रयास करेगा, देना नहीं पसंद करेगा। और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, CH3 है तो एक लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इसकी अपेक्षा ये तो जीत जाएगा, है इससे ये तो जीत जाएगा। और यहाँ कौन है, Cl, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को पहचान लो, ये आप हर समय अपने दिमाग में बैठाए रखे हाइड्रोजनों को, एकदम बिल्कुल अलर्ट मोड में रहे। ये हाइड्रोजन विद्युत ऋण कहीं भी मिल जाएंगे आपको, हर मोड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमते ही रहते हैं ये, थ्योरी में भी, उदाहरणों में भी, सवालों में भी, हर गली में मिलेंगे आपको, हर चौराहे पे मिलेंगे। तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। अब ये तो आसानी से यहाँ जा सकता है क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज को ले लेता है, ठीक है, कहता दौड़ के जाओ, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा H प्लस आयन देने में सक्षम है, तो C ये सबसे ज्यादा अम्लीय, इसके बाद ये B और इसके बाद A को आप लिखेंगे, बहुत लोग इसको दे रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे आप समझ लीजिए, प्लस आई इफेक्ट ऐसा होता है। प्लस आई पे इफेक्ट पे आधारित ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रश्न और ले लिए जाए। और प्रश्न जो है देखिए, बहुत ही छोटा मगर अच्छा सवाल है ये। अब देखिए HCOH और CH3COH, इसमें कौन ज्यादा होगा अम्लीय, यही बताना है, कौन अधिक अम्लीय है बताओ। तो भाई ये HCOH है, HCOH, ठीक है। और इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इसकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग बराबर मानी जाती है, मगर यहाँ पे इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। कार्बन की मान ली जाती है, दोनों की बराबर होती है, ज्यादा अंतर होता नहीं है, फिर भी इसकी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ले रहा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये चार्ज जो है समस्या बनी रहती है, देना पसंद नहीं करता है, इसलिए बहुत तगड़ा ये एसिड नहीं है। लेकिन यहाँ पे CH3 के केस में कौन आ गया है, CH3 आ गया है, COOH है। अब ये कार्बन बहुत ज्यादा यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता इसको मिल रही है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलेंगे, ये तो इसका पावर, इसको ऐसे देखिए आप, इसको जरा 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 सा यहाँ पे आइए, ये COOH और ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं कार्बन की तरफ, और ये इधर जा रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन घनत्व इसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ये H प्लस के रूप में जब जाएगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व इधर जा रहा है, इसे जरूरत नहीं है भाई, इन्हें कहाँ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये तो पहले से ही माइनस चार्ज लिए बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है, तो फिर यहाँ से तो ये थोड़ा आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ बड़ा ही से समस्या रहेगी। तो फिर ये वाला जो है ज्यादा अम्लीय माना जाएगा B से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले यहाँ पे नहीं चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेने वाला आ जाए तो ज्यादा सही देता है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है कौन कम दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये H जो था यहाँ पे कम देगा CH3 की अपेक्षा, ये आपको समझना था। चलिए हटाइए इसको, अगला सवाल, अगले सवाल को देखेंगे, CH3COOH, राइट, Cl CH2COH और OH और CH2COH। अब देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिए ये CH3 है, इसकी तो प्रकृति है इलेक्ट्रॉन देने की, यानी कि ये जो है ना यहाँ पे प्लस आई दिखाएगा, और एक बात समझ लो, प्लस आई और कोई दिखाए दूसरा दिखाए माइनस आई, तो आप माइनस आई को
की तरफ आप लगाएंगे एरो, यानी कि ज्यादा अम्लीय इसको दिखाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कारण आपको पता है। ठीक है, पूरी बात समझ लें, दोबारा देख लें तो पूरी बात बताई गई है यहाँ पे। अब देखिए ये Cl है, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, तो ये -I प्रदर्शित करेगा Cl। ठीक है, तो ये तो जीत गया, इसकी अपेक्षा I -I आ गया। अब ये OH है, और ये OH जो है ये भी क्या प्रदर्शित करता है, -I ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि OH भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ठीक है, OH भी लेकिन यहाँ पे जो OH है और यहाँ पे ये CH2 है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देने का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, तो इनके बीच होता है युद्ध, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, और इन दोनों में जीत जाता है ये, और यहाँ पे प्रदर्शित हो जाता है +I इफेक्ट प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब बचा कौन, -I वाला ये बचा है, इसका ज्यादा होता है विद्युत ऋणात्मकता इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसको B को पहले नंबर पे रख दिया गया है और C को कहाँ ले आए हैं, दूसरे नंबर पे। और ये तो बेचारा सिर्फ देने का ही काम कर रहा है, जरा भी कोई सहयोग नहीं करने वाला है, तो A को सबसे पीछे रख दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाली बातें हैं, बट अगर इनको समझ लिया तो काफी कल्याण हो जाने वाला है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये HCOH अभी हमने बताया था, इनके मध्य इनकी जो होती है विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पे नो इफेक्ट लिख दिया, कोई इफेक्ट ही नहीं प्रदर्शित हो रहा है, ऐसा मान लेके चलते हैं लगभग। ठीक है, CH3COH एक CH3 है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, यानी कि +I प्रदर्शित हो रहा है। ये Cl है, ये -I प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो -I वाले को हमने कहा सबसे पहले उठा के रख लोगे, फिर आप क्या करोगे, ये नो इफेक्ट वाले को रख लोगे, और ये तो इलेक्ट्रॉन देने का उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी अम्लता जो है सबसे कम हो जाएगी, तो अम्लता का क्रम क्या हो गया, C, A और B, तो ये इसकी अम्लता का क्रम आ गया है। तो इस पे आधारित सवाल भी हमने काफी किए हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से सवाल भी कर सकते हैं और करते ही हैं, लेकिन कुछ जो है सवाल आपको, एक ये सीरीज दी गई है, इस आप पे आधारित भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तरीके से ये कैलकुलेटेड मान के ऊपर आधारित जो है वो इस पे मान निकाले गए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या निकाला गया है, जैसे H2O है, और H2O जो टूटता है वो H+ और OH- में टूटता है, राइट। तो यहाँ पे अगर K लिख दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे K इस तरीके से आप लिखेंगे H+ और OH- और बट्टे में यहाँ H2O लिखेंगे। ठीक है, तो K की वैल्यू के आधार पे निकालेंगे, K यहाँ पे क्या है, ये अम्लीय प्रकृति को बताएगा। ठीक है, H+ इसकी सांद्रता पे ही इसका मान निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली गई हैं, कुछ फिक्स वैल्यू, उसके आधार पे देखा गया है कि इनमें किसका ज्यादा ये K मान है, जिसका K मान ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अम्लीय होगा, तो उस आधार पे ये सीरीज दी गई है, और इस सीरीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, उस पे आधारित सवाल भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये SO3H है, सल्फोनिक अम्ल, ये COH है, फिर COH है, फिर RCOH है, फिर OH है, फिर H2O है, फिर ROH है, फिर CH, ट्रिपल बॉन्ड CH है, जो मुख्य है। ये बहुत लंबी सीरीज है, तो ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, उनकी हमने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, तो समय जो है बहुत ज्यादा ताकि ना खर्च हो, और काफी चीजें लिखी हुई है पहले से, तो समय जो है काफी बच जाता है इससे। और देखिए यहाँ पे प्रश्न है, आपको अम्लता का क्रम लगाना है, ये H2O है, फिर C2H5OH है,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, तो अम्लता का क्रम यहाँ पे हमें क्या करना है, लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने H2O को लिया है, राइट, और ये OH क्या होता है, अल्कोहल। इसके बाद H2O के बाद ROH, R का मतलब क्या है, कार्बन की चैन है। C2H5 यहाँ पे लिया गया है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कार्बन की चैन हो सकती है। तो ये OH बाद में है, ठीक है, और CH जो है वो उससे बाद में है। तो इसीलिए ABC यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस क्रम को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। SO3H ये सबसे पहले, प्लस HCOH, फिर ये बेंजोइक एसिड, फिर ये RCOH, फिर वो फिनाल, फिर जल, और फिर ROH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस सीरीज पे आधारित ही ये प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। CHCOH, CH3COH, और ये बेंजोइक एसिड है, और ये फिनाल है, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ये फार्मिक एसिड सबसे आगे रखा हुआ है, इसको लिख दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो बेंजोइक एसिड है, तो ये COH, इसको यहाँ पे लिख दिया गया है। और फिर ये देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको समझ लेनी पड़ेंगी, ये वाली बी और सी में, बी और डी में। यहाँ पे क्या है, CH3COH है, ठीक है, और यानी कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, फिनाल है, OH लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस बात को यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ये सीरीज को देखेंगे आप, ये सीरीज को देखेंगे, COH और OH। तो यहाँ पे COH जो है ये है, ठीक है, और OH कहाँ पे है, ये है। तो यहाँ पे, यहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जो पहले है उसी को यहाँ से लिखेंगे। तो इस सीरीज को देख के याद रखना पड़ेगा आपको, C, फिर B, और फिर ये D, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये हमारे ख्याल से लास्ट सवाल है। ये HCOH है, CH3COH है, और ये वही है, COH एरोमेटिक, और बेंजीन पे लगा है ये, और ये I लगा हुआ है, CH2COH। तो देखिए यहाँ पे ये तो सब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, राइट। ये जो है I, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो ये -I है, तो इसको सबसे ज्यादा पहले रख लिया गया है। -I सबसे ज्यादा प्रदर्शित करेगा, तो इसका खेल तो हो गया पूरा। इनमें आपको देखना है, ठीक है। अब इनमें आपको पता है ये तो सबसे आगे रखा हुआ है, ये SO3 के H के बाद ये रखा हुआ है A, तो इसको उठा के रख लिया है, ठीक है। अब इसमें आपको कंपेयर करनी है CH3COH में, ठीक है, और किसमें, ये जो है ये इसमें कंपेयर करनी है। तो अब देखिए इसको आप, हमने क्या किया है, यहाँ पे COH को कहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रख दिया गया है, C वाले को, और फिर CH3COH को B, ये लास्ट में भेज दिया गया है। तो कुल मिला के बात ये है भाई कि इसमें आपको ये जो सीरीज है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सीरीज जो है वो याद होनी चाहिए, इस पे आधारित ये सवाल थे। तो सीरीज एक बार दोहरा लेते हैं। ये है, यहाँ पे बेंजीन बनी है, SO3H लगा है, फिर ये COH है,
फिर बेंजीन है, फिर COH है, बेंजोइक एसिड कहते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये फिनॉल है, फिर जल है, फिर ROH अल्कोहल है, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसको ध्यान रखेंगे, इस सीरीज को ध्यान रखेंगे तो इस पे आधारित भी काफी सवाल हो जाते हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए थोड़ी सी इस पे हमने बड़ी वीडियो बनाई है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम जो है बात इस पे यहीं पे समाप्त करेंगे, और इस पे अभी काफी और भी सवाल हो सकते थे, लेकिन हमने जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, कई बार कई कंपटीशन में आए हुए सवाल हैं, वो लिए हैं और उन्हीं की चर्चा ज्यादा कर लेते हैं। तो जो आपके हित में ज्यादा है तो वो काम करने की कोशिश की गई है। बाकी धन्यवाद। अगर आपको पूरी बात समझ में आई है तो आप जरा इसको लिख के बता भी सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही।